चार धाम की यात्रा के लिए धामी सरकार ने कसी कमर, पिछली बार से ज्यादा भीड़ उमड़ने की उम्मीद। जोशीमठ मारवाड़ी वार्ड में दिनों दिन धंस रही है जमीन, झुकने लगे हैं बिजली के खंभे, झूलते तारों से बढ़ा खतरा। जोशीमठ में बनेगा आपदा प्रबंधन का कंट्रोल रूम, तैनात रहेगी बीआरओ की टीम, सीएम धामी ने दिए निर्देश। चारधाम यात्रा के लिए पहले दिन 31,000 पंजीकरण, एक क्लिक पर करें रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड में पीसीएस मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों को निःशुल्क बस सेवा, रोडवेज बसों में फ्री आवाजाही की सुविधा, अभ्यर्थियों को दिखाना होगा प्रवेश पत्र। और अगले 4 दिन गर्मी से मिलेगी राहत, हल्की बारिश के आसार, 28 फरवरी के बाद फिर चढ़ेगा पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी मटर गली के समीप नजूल भूमि में अतिक्रमण कर बनाए गए स्वराज आश्रम और नजूल भूमि में बने होटलों पर कब्जा हटाने जाने को लेकर उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है। वहीं जिलाधिकारी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में नाराजगी व्यक्त करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने जिलाधिकारी से नजूल भूमि से अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर 1 माह के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो जिलाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने मार्च माह की तिथि नियत की है। मटर गली में कुछ नजूल की लैंड है जो सरकार के स्वामित्व में होती है। उसमें हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी, तो जिस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक अपना एफिडेविट फाइल किया था और ये कहा था कि हमने वहाँ पे कुछ इंक्रोचमेंट है, लेकिन वो एफिडेविट जो है वो स्पष्ट नहीं था। उसमें उन्होंने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया कि वहाँ पे एक स्वराज आश्रम है, एक होटल बना है और एक कोई बिल्डिंग बनी है। उसका ये नहीं बताया कि ये लैंड सरकार की है और ये किन लोगों ने इस पर इंक्रोचमेंट किया हुआ है। आज इस पे माननीय उच्च न्यायालय ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया है और डीएम के एफिडेविट पे बड़ा डिससेटिस्फैक्शन अपना जाहिर किया है और ये कहा है कि दोबारा से एक एफिडेविट फाइल करें, वहाँ पे सर्वे करें और जो अगर वहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको रिमूव करके और रिपोर्ट दें। खबर काशीपुर से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मंजूनाथ टीसी के आदेश पर नगर क्षेत्र में तेजी से 2 पहिया वाहन चोरियों की रोकथाम के लिए पुलिस को आदेशित किया गया है। इसी क्रम में पुलिस ने तत्परता दिखाते वाहन चोरियों के खुलासे को लेकर एक अभियान चलाया, जिसमें पूर्व में अहमद अली निवासी विजयनगर काशीपुर की बैलजोड़ी के पास से एक मंडप के बाहर से अज्ञात चोरों ने मोटरसाइकिल चुरा ली थी, जिसकी सूचना उसने कुंडा थाना पुलिस को दी थी। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तेज अभियान किया, जिसमें चेकिंग के दौरान ग्राम बैलजोड़ी के पास एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग आते दिखाई दिए, जिनको रोकने का इशारा किया गया, लेकिन वह पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने तीनों व्यक्तियों को दौड़कर पकड़ लिया। देखिए, लगातार वाहन चोरी की घटनाएं हो रही थी और इसकी गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि जो वाहन चोरी की दुर्घटना है, ये घटनाएं होने की वजह से लोग काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए हमारे इंस्पेक्टर जो कुंडा है, इनकी टीम काफ़ी अच्छा काम कर रही है और उसी के क्रम में अभी जैसे आपने कुछ पहले भी घटनाएं देखी, एमएससी से संबंधित या अन्य जो घटनाएं हुई हैं, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से वर्कआउट किया गया है। इस जो वाहन चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए एक टीम बनाई गई थी इंस्पेक्टर कुंडा के नेतृत्व में और इसमें 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया। खबर लक्सर से है, जहां सुल्तानपुर की युवती की शादी कई साल पहले सहारनपुर देहात कोतवाली क्षेत्र के बकारका के युवक के साथ हुई थी।
जहां काफ़ी समय से पति पत्नी में विवाद है। वहीं पत्नी मायके सुल्तानपुर में रह रही थी। दोनों के बीच कोर्ट में मुकदमेबाजी चल रही है। आपको बता दें कि युवती की तरफ से उसका भाई गुलजार और सहारनपुर से उसका पति सावेद तारीख पर आए थे और दोनों तहसील परिसर में छोटी सी बातचीत कहासुनी के बाद हाथापाई होने लगी। अधिवक्ताओं से सूचना मिलने पर पुलिस तहसील पहुंची और दोनों को पकड़कर ले गई। कस्बा चौकी प्रभारी नीरज रावत का कहना है कि पूछताछ के बाद की कार्यवाही की जाएगी। देखिए, आज सुबह तहसील परिसर में दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे थे और जब जानकारी मिली तो पता चला कि दोनों आपस में रिश्तेदार हैं और एक सहारनपुर निवासी है, एक लक्सर निवासी है। जानकारी ये भी पता चली कि आपस में दोनों पार्टियों की मुकदमेबाजी कोर्ट परिसर लक्सर में चल रही है। झगड़ा होते देख हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर आई और दोनों व्यक्ति को पकड़कर थाने ले गई। खबर बागेश्वर से है, जहां कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर 26 फरवरी को हल्द्वानी में विशाल रैली का आयोजन किया जाना है। वहीं पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन को सफल बनाने के लिए बागेश्वर के पदाधिकारियों ने बागेश्वर के सभी कर्मचारियों से हल्द्वानी में जुटने की अपील की है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली संगठन के बागेश्वर इकाई के पदाधिकारियों का कहना है कि हमारे जो साथी रिटायर हो रहे हैं उसने हमें पता लग रहा है कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के बाद 1000 से लेकर 2000 रुपये तक की पेंशन दी जा रही है, जिससे कर्मचारियों का दैनिक भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। 26 फरवरी को होने रैली में हम पुरानी पेंशन बहाली के राष्ट्रीय आंदोलन को नया आयाम देने जा रहे हैं। जो हमारी पुरानी पेंशन बहाली की डिमांड है, ये जो हमारे साथी अब नियरली जो रिटायर हुए हैं उन साथियों से हमें पता चल रहा है कि 1000, 1500, 2000 तक की पेंशन मिल रही है। तो इससे हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं और हम बहुत दुखी भी हैं कि भाई हम सरकार का काम कर रहे हैं और सरकार हमें जो है बुढ़ापे में जो है हमें ऐसे दर बदर कर रही है। तो हम जिससे कि हमारी शुगर की भी, एक साथी हमको बता रहे थे उनकी शुगर की भी दवा उस पैसे से नहीं आ पा रही है। तो ये बहुत ही चिंताजनक, बहुत निराशाजनक स्थिति है। और ऐसी स्थिति अगर कर्मचारियों में होगी तो बताइए हम कैसे काम अपने स्थानों पर कर पाएंगे। तो मेरी सरकार से अपील होगी कि भाई इसका जल्दी से जल्दी पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए, जिससे कि हम भी राष्ट्र को निर्माण में अपना योगदान सही तरीके से दे सकें। खबरों में बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां इन दिनों शहर में अतिक्रमण की शिकायत पर प्रशासनिक अमला तेजी के साथ काम कर रहा है। वहीं जनता द्वारा अतिक्रमण की सूचना पर प्रशासनिक टीम मैं फोर्स तुरंत अतिक्रमण ध्वस्त करने मौके पर पहुंच रही है, जिससे अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त नजर आ रहे हैं। इधर बुधवार को प्रशासनिक अमला वन भूलपुरा पहुंचा, जहां लाइन नंबर 12 में सार्वजनिक भूमि पर लंबे से भैंसे पाले जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों टीम शेड ध्वस्त करवाए और भूमि को खाली करवा दिया। और नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कहा कि सार्वजनिक भूमि को संवारने का कार्य किया जाएगा, जिससे यह आम जनता के किसी काम आ सके। मैं इसको कहीं न कहीं ये मानता हूँ कि लंबे समय से शिकायतें प्राप्त हो रही थी, उसके बाद इसका निरीक्षण नहीं हो पाया, कार्रवाई नहीं हो पाई। कल मेरे पास पुनः शिकायतें प्राप्त हुई थी कि सार्वजनिक स्थान को तबेले के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, 2-3 शेड बना दिए गए हैं, 20-25 यहाँ भैंसें बांधी जा रही हैं, जबकि सार्वजनिक स्थल है। हमने कल नोटिस दिया था कि जिसका जो सामान है हटा ले, जो सामान लोग हटा सके हटा पाए थे हटाया उन्होंने, बाकी हम इसको तोड़ दिया है। हमने मलबा साफ़ कर रहे हैं, पूरा क्लीन करके चूना डाल करके मैं इसको ऐसा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि यहाँ के क्षेत्र की जनता
इसका सार्वजनिक हित में उपयोग कर सकें। लाइन नंबर 12 में जैसा कि आप देख रहे हैं, सार्वजनिक प्रयोग की भूमि थी जिस पर अतिक्रमण किया गया था, उसको नगर निगम की टीम के द्वारा यहाँ हटाया गया है और इस भूमि का उपयोग जो यहाँ के लोग जो निवास कर रहे हैं वो उनके उपयोगार्थ इसको क्लीन किया जा रहा है। और आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूँगी कि जहाँ भी सार्वजनिक प्रयोग की भूमि है, जो सरकारी भूमि है, उस पर कोई जो है अतिक्रमण मत करें और वो सभी लोग मिलकर उसको अपने प्रयोजनार्थ यूज़ करें। खबर उत्तराखंड के बागेश्वर से है, जहां के कपकोट क्षेत्र के पीआरडी जवान खुशाल राम की संदिग्ध हालत में मौत की जांच की मांग मुखर हो गई है। खुशाल के परिजनों ने प्रभारी निरीक्षक से एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि खुशाल 11 फरवरी को बालीघाट क्षेत्र से लापता थे। 16 फरवरी को उसका शव तुपेड़ गांव के पास भगवती मंदिर के जंगल में मिला था। तब से लेकर अब तक पुलिस मामले में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करने में लेट लतीफी कर रही है। खुशाल के भाई राजेंद्र राम का कहना है कि यह हत्या का मामला है। अभी तो पुलिस प्राथमिक लिखने से ही बच रही है, जांच तो दूर की बात है। सीधे सीधे हत्या है। 11 तारीख को हमारा बड़ा भाई बागेश्वर आया था किसी काम के लिए, तो फिर बागेश्वर आने के बाद वो घर को जब आया, बालीघाट में उसकी लास्ट लोकेशन है, वहीं से मिसिंग हुई है। जो गांव कपकोट के थे उन्होंने लोगों ने हमें बताया कि 2 से 2.5 के बीच में लोकेशन वहीं की है, 5 से 5.5 की लोकेशन बालीघाट गड़िया रेस्टोरेंट की है और 6 से 6:30 के बीच में वहीं की लोकेशन है। वो प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला लगता है और मुझे ये लगता है कि मृतक के परिजनों के द्वारा पुलिस प्रशासन को भी कुछ एविडेंस दिए गए, कुछ लोगों के द्वारा पुलिस को एविडेंस दी गई है और हम पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इस बात का जल्दी खुलासा किया जाए और हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और हत्या का कारण जो है उसका जो है पर्दाफाश किया जाए। हम ये मांग को लेकर के अभी बागेश्वर कोतवाली में आए हैं और कोतवाल साहब ने बोला है कि भाई चलो शाम तक आपकी एफआईआर लॉन्च हो जाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर से घमासान मच गया है। इस बार घमासान की वजह एआईसीसी की लिस्ट बनी है। दरअसल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने एआईसीसी की लिस्ट पर सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही प्रीतम सिंह ने अपनी ही पार्टी के प्रभारी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया है। प्रीतम सिंह की तरफ से लगाए गए आरोपों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने भी पलटवार किया है। करण महारा का कहना है कि सभी नेताओं को एआईसीसी की लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता। करण महारा ने प्रीतम सिंह को उनके कार्यकाल में छूटे हुए नेताओं के नाम याद दिलाते हुए कांग्रेस प्रभारी के कामकाज को सराहनीय बताया है। कांग्रेस में मचे घमासान पर बीजेपी चुटकी लेते हुए कह रही है कि कांग्रेस में अभी सिर्फ ट्रेलर दिखा है, कांग्रेस में बड़े फूट की पिक्चर तो अभी बाकी है। सवाल यह है कि चुनावी साल में कांग्रेस नेताओं में मचे घमासान का क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में असर देखने को मिलेगा? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस मुख्यालय के बाहर एनएसयूआई के 2 गुट आपस में भिड़ गए थे। हालत ये हुई कि पुलिस को आगे आना पड़ा। अभी इस घटना को 4 दिन ही नहीं हुए थे कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में खुलकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। कांग्रेस में इस बार घमासान की वजह एआईसीसी की लिस्ट बनी है। हुआ यूं कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने एआईसीसी की लिस्ट पर सवाल खड़े किए हैं। एआईसीसी की लिस्ट में कई वरिष्ठ नेताओं के नाम गायब हैं, जिस पर प्रीतम सिंह ने नाराजगी जताई है। इतना ही नहीं, प्रीतम सिंह ने पार्टी के प्रभारी देवेंद्र यादव पर भी हमला किया है। प्रीतम सिंह का कहना है कि प्रभारी अपनी मर्जी से ही पार्टी चलाना चाह रहे हैं। वो खुद एक पार्टी बने हुए हैं, वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, एक पक्षीय निर्णय लेकर पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। उत्तरकाशी और चंपावत 2 जनपद ऐसे हैं जिन दोनों ही जनपदों में किसी को भी आईसीसी मेंबर नहीं बनाया। क्या प्रभारी के इस कृत्य से प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो पाएगी?
हम राष्ट्रीय नेतृत्व से भी कहेंगे। मेरे तमाम जो है साथियों से बात हुई, सब लोगों ने कहा कि हम राष्ट्रीय नेतृत्व से भी बात करेंगे। प्रभारी द्वारा जो कृत्य किया गया है उससे उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस मजबूत नहीं हो रही है, बल्कि दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। आप देख लीजिए तिलकराज बिहड़ जो बहुत वरिष्ठतम हमारे साथी भी रहे। आपको बता दें कि प्रीतम सिंह पिछले काफी समय से नाराज चल रहे हैं। प्रीतम सिंह से गिले शिकवे दूर करने के लिए कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी उनसे मिलने गए थे। दोनों नेताओं ने गले मिलकर किसी प्रकार की नाराजगी से इनकार किया था, लेकिन एआईसीसी की लिस्ट आते ही प्रीतम सिंह ने अपने तेवर दिखा दिए। वहीं प्रीतम सिंह के इन आरोपों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि सभी नेताओं को एआईसीसी में शामिल नहीं किया जा सकता। प्रीतम सिंह के कार्यकाल की एआईसीसी बड़ी होने के बावजूद कई नेताओं के नाम छूट गए थे। इस दौरान माहरा ने पार्टी प्रभारी पर लगाए जा रहे आरोपों से भी इंकार करते हुए प्रभारी के कार्यों को पार्टी के लिए सराहनीय बताया। वहीं बीजेपी कांग्रेस में मचे इस घमासान पर चुटकी लेते हुए कह रही है कि कांग्रेस में बड़े फूट की तैयारी है। तो मेरी पार्टी में तो कम से कम 200 लोग ऐसे हैं जो एआईसीसी पाने की योग्यता रखते हैं। उनकी योग्यता होने के बावजूद वो एकोमोडेट नहीं हो पाए। मेरे को अफसोस है नवप्रभात जी का, मुझे अफसोस है गोविंद सिंह गुंजवाल जी का, मुझे अफसोस है कई सीनियर्स का। यहाँ पर सूरवीर सिंह सजवान जी हैं, इतने वरिष्ठ हैं, आप मेन उसमें नहीं रहे। तो ये है, लेकिन मुझे ये भरोसा है कि हाईकमान निश्चित ही इन सीनियर्स का, इनके अनुभव का लाभ लेने के लिए इनको महत्वपूर्ण भूमिकाओं में जिम्मेदारियां देंगे। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कांग्रेस का आंतरिक मामला है, किसको मेंबर्स बनाना है किसको नहीं बनाना है उनका सोचना है। किंतु जिस प्रकार के सार्वजनिक बयान उभर करके आए और जिस तरह से बगावत के तेवर दिख रहे हैं, उसमें लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर पूरी तरह से फूट हो चुकी है, कांग्रेस टूट चुकी है और आने वाले समय के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन आज कांग्रेस हो गई है। और मुझे लगता है कि जिन नेताओं ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया और मुझे जो पढ़ने को मिला समाचार पत्रों के माध्यम से, वो देखा गया कि किसी बाहरी को भी इन्होंने मेंबर बनाया और उत्तराखंड के जो अच्छे नेता थे, अच्छे लीडर्स थे, उनको छोड़ दिया। कुल मिलाकर कांग्रेस में मचा घमासान कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि अगर कांग्रेस के नेता ऐसे ही आपस में लड़ते रहेंगे तो पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? क्या कांग्रेस का सत्ता में आने का ख्वाब ही रहेगा या हकीकत में भी ऐसा होगा? क्या उत्तराखंड कांग्रेस को विपक्ष से ज्यादा अपने ही नेता नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या प्रीतम सिंह की ये नाराजगी किसी बड़े फूट की तैयारी तो नहीं? क्या नेताओं की नाराजगी 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए हार की वजह तो नहीं बनेगी? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। खबरों में बात करेंगे देहरादून की, जहां कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की ओर से एआईसीसी की सूची पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस को संबोधित किया और प्रीतम सिंह की ओर से लगाए जा रहे हैं आरोपों पर विस्तार से बात की। करण माहरा ने कहा कि मैं किसी को खुश या नाराज करने के लिए नहीं हूं। प्रीतम सिंह के समय एआईसीसी की सूची 64 सदस्यों की थी, लेकिन उनके कार्यकाल में यह संख्या घटकर 43 सदस्यों की रह गई, जिसकी वजह से कई नेताओं को जगह नहीं मिल सकी है। करण माहरा का कहना है कि पार्टी में 200 से ज्यादा वरिष्ठ नेता एआईसीसी की सूची में शामिल होने की योग्यता रखते हैं। मैं किसी को खुश करना या नाराज करने के लिए नहीं हूँ। जहाँ प्रीतम सिंह जी के समय में 41 एआईसीसी मेंबर्स थे, 4 एक्स ऑफिशियो थे 45, और उसके अलावा 19 या 18 थे कॉप्ट मेंबर्स। तो ये आंकड़ा जो है 63-64 जाता है। मेरे समय में क्योंकि अधिवेशन है, वहाँ इलेक्शंस हो सकते हैं, केवल 28 की सूची मांगी गई और 2 एक्स ऑफिशियो रखे गए और कॉप्ट में केवल 11 लोग रखे गए और साथ में 2 एक्स ऑफिशियो रखे गए। तो कुल मिला के जो मेरी सूची है वो मुश्किल 43 गई है, तो 20 घटे हैं।
हरियाणा के भिवानी में हुए मुस्लिम समुदाय के 2 युवकों को जिंदा जलाकर हत्या किए जाने पर कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष और मौजूदा आम इंसान पार्टी विकास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद ने घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि मीडिया को दिए अपने बयान में कहा है कि चुनाव के वक्त भाजपा देश के विकास और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात करने की बजाय धर्म और मंदिर मस्जिद के नाम पर देश को जनता को गुमराह कर जातिवाद फैलाने का काम करती है, जिस कारण भिवानी जैसी घटनाएं सामने आई हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए बॉर्डर पर तैनात सैनिकों तक पर हमले करवा देती है। काम नहीं कर रहे, पूरे हमारे चाहे राज्य उत्तराखंड का मामला हो या पूरे देश का मामला हो, हर जगह बेरोजगारी है। जो बेरोजगारी महंगाई उस पर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन इन चीज़ों पे जो है धर्म जाति के लोगों को बांट कर, अब इलेक्शन आ रहे 2024 के, इनके पास यही फंडा है, या तो जो है हिंदू मुसलमान करा दो या फिर बॉर्डर पे कोई काम करा दो। हमारे जो देश के वीर जवान हैं उनको शहीद करा दो, आतंकवादी भेज के जो है ये काम है इन लोगों के। जो है ये चीज़ हम आम इंसान विकास पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, इस देश का बच्चा बच्चा जानता है पुलवामा में जो आग की घटना में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, उसका बदला इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 40 के बदले 400 को मारकर लिया था और घर में घुसकर हमने मारा था। तो इस प्रकार के जो है हथकंडे अपनाकर, इस प्रकार के ओछे बयानबाजी कर खुद को राजनीति में कहीं सक्रिय रखने की कोशिश ये छोटे भैया नेता करते हैं। इसी निमित्त ये बयान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और दूसरी बात, जो मुस्लिम युवक कर रहे हैं, ये बताएं, ये बार बार धर्म के नाम से क्यों युवकों को बुला रहे हैं? पौड़ी जिले में एक सरकारी शिक्षक की क्रूरता इस कदर सामने आई है कि बौखलाए शिक्षक ने 9वीं कक्षा के एक छात्र का हाथ तक तोड़ डाला। मामला जिले के कलजीखाल ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज कांडा का है, जहां भूपेंद्र थपलियाल नाम शिक्षक ने मासूम छात्र का हाथ इसलिए तोड़ डाला कि एक लावारिश कुत्ता स्कूल परिसर में घुस गया। वहीं मासूम छात्र को इसका कसूरवार मानकर शिक्षक ने छात्र को इस कदर पीटा कि छात्र के हाथ की हड्डी टूट गई। वहीं आगामी 27 फरवरी से छात्र की परीक्षाएं हैं और परिजन इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अब छात्र परीक्षा में बैठे तो कैसे बैठे। सर, मेरे बच्चे का नाम आर्यन है, वो राजकीय इंटर कॉलेज कांडा के कक्षा 9 क्लास में पढ़ता है। सर, शुक्रवार की बात है, जब वो स्कूल गया था, वहाँ के भूपेंद्र सर ने उसे बेवजह इस हद तक मारा है कि उसका हाथ ही टूट गया और 27 तारीख से पेपर है। इस संबंध में अवगत कराना है कि मीडिया के कुछ कर्मियों के द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि जीआईसी कांडा के एक शिक्षक ने एक बच्चे को इतना मारा है कि उसका हाथ टूट गया है। मैंने जीआईसी कांडा के प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने स्वीकार किया कि घटना उनके विद्यालय की है। अब इसमें प्रश्न उठता है कि बच्चा कौन था, किस कक्षा में पढ़ता था, टीचर कौन है, टीचर का नाम क्या है, कितनी चोट आई है। तो इस सब के बारे में मैंने खंड शिक्षा अधिकारी पौड़ी श्री साबिद आलम जी को जांच अधिकारी बना के जांच दे दी है। 5 दिन के अंदर जांच आ जाएगी। फिलहाल खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।